हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी हिस्ट्री का डिस्कशन है। आज का टॉपिक है ताम्रपाषाण कृषक संस्कृतियां, अध्याय 3। सबसे पहले विषय विस्तार के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी इस टॉपिक अंतर्गत किन किन पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले ताम्रपाषाण युगीन बस्तियों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद ताम्रपाषाण युग के स्थल, ताम्रपाषाण कालीन स्थल, प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां, ताम्रपाषाण अवस्था का महत्व, दक्षिण भारत लौह युग, महापाषाण युगीन संस्कृतियां और समाधान विधियां, इन सभी को कवर करेंगे। सबसे पहले ताम्रपाषाण युगीन बस्तियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये धातुओं में सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग हुआ। धातुओं में सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग हुआ। पत्थर और तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग होने के कारण इस संस्कृति को ताम्रपाषाणिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? ताम्रपाषाणिक काल या कैल्कोलिथिक कहते हैं। इस युग के लोग अधिकांशतः जो है पत्थर और तांबे की बनी वस्तुओं का प्रयोग करते थे। भारत में ताम्रपाषाण काल की जो बस्तियां हैं दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्वी भारत में पाई गई हैं। तो ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कह सकते हैं दो पूरा स्थल, पहला जो है आहार और दूसरा जो है गिलुंध प्रमुख है। तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में दो पूरा स्थल, पहला आहार, दूसरा गिलुंध प्रमुख है। आहार का प्राचीन नाम ताम्रवती यानी तांबे वाली जगह था। आहार संस्कृति का काल निर्धारण 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के मध्य किया गया है। आहार के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। किनसे बने घरों में रहते थे? पत्थर के बने घरों में रहते थे। गिलुंद आहार संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है। गिलुंद से पक्की ईंटों का साक्ष्य और बलाथल से टेराकोटा का साक्ष्य मिला है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कैथा और एरण का उत्खनन हुआ है। मैप को देखिए, ताम्रपाषाण कालीन स्थल को जो है इसमें इंडिकेट किया गया है। याद रखिएगा, जो आपका दायमाबाद है ये ताम्रपाषाण युगीन की सबसे बड़ी बस्ती, जो मुख्यतः जो है जोरवे संस्कृति से संबंध थी। तो यहां से जो है इसका साक्ष्य मिलता है। और जो अतिरम पकम है, यहां से तांबे का प्रथम कुल्हाड़ी के जो औजार है प्राप्त हुए हैं। बाकी और जो है जैसे चंदौली है, नेवासा है, ठीक है। इसके बाद नवदा टोली है, कैथा है, नरहन है, सोहगौरा है, चिरांद है। इन सबको भी आप जो है लोकेट कीजिएगा और प्रैक्टिस करके आगे बढ़िएगा। ठीक है। सबसे विस्तृत उत्खनन पश्चिमी महाराष्ट्र में हुए हैं, जिनके प्रमुख पुरा स्थल अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा और दायमाबाद, पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश तथा नासिक स्थित है। तो सबसे विस्तृत उत्खनन कहां पे हुए हैं? पश्चिमी महाराष्ट्र में, जिसके प्रमुख पुरा स्थल अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा और दायमाबाद, पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश तथा नासिक स्थित है। जबकि नासिक गोदावरी नदी की सहायक परवरा के बाएं तट पर स्थित एक पुरा स्थल है। ये सभी पुरा स्थल जोरवे संस्कृति से संबंधित हैं। किस संस्कृति से? तो जोरवे, याद रखिएगा। अन्य ताम्रपाषाणिक स्थल इलाहाबाद जिले के विंध्य क्षेत्र में पाए गए हैं। पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती स्थल चिरांद के अतिरिक्त वर्धमान जिले के पांडु रजार ढीबी, ठीक है, पांडु रजार ढीबी और पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में महिषदल उल्लेखनीय ताम्रपाषाणिक स्थल है। बिहार में सेनुआर, सोनपुर और ताराडीह एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह और नरहन भी प्रमुख ताम्रपाषाणिक स्थल है। देखिए, ताम्रपाषाण युग के जो स्थल है इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, पहला जो है बलूचिस्तान सभ्यता के अंतर्गत जो है मेहरगढ़, नाल, कुल्ली और क्वेटा। इसके बाद है आमरी सभ्यता यानी आमरी, और इसके बाद है सिंधु, याद रखिएगा ये सिंधु के अंतर्गत है। और दूसरा है कोट दिजियान सभ्यता। राजस्थान में अगर देखें तो उत्तर पश्चिमी में सोपी सभ्यता, कालीबंगा, ठीक है, उत्तर पूर्वी यानी गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर, और दक्षिण पूर्वी यानी बनास सभ्यता, आहार व गिलुंद। पश्चिमी महाराष्ट्र में अगर देखें तो ताम्रपाषाण युग के जो स्थल हैं पश्चिमी महाराष्ट्र में सावलदा सभ्यता और जोरवे सभ्यता। सावलदा सभ्यता जो है
इनका संबंध जोरवे से है और जोरवे सभ्यता का भी संबंध जोरवे से है। इसके अंतर्गत दायमाबाद, इनाम गांव, नेवासा और सोंगावोन जो है मतलब कि इसके अंतर्गत आता है। इसके बाद है पश्चिमी मध्य प्रदेश। पश्चिमी मध्य प्रदेश में जो ताम्रपाषाण युग के स्थल हैं वो है आपका दंगवाड़ा, कैथा। इसके बाद उत्तर प्रदेश में आचार, कल्लड़, पाटरी सभ्यता, अंतरंजी खेड़ा। अंतरंजी खेड़ा जो है लाल किला सै, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए ताम्रपाषाण कालीन जो स्थल है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इनका जो स्थल है किस राज्य में है और इनसे इन स्थलों से क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तमाम पहलुओं पर भी डिस्कस करेंगे। देखिए इनाम गांव जो है ये महाराष्ट्र में है और यहां से कच्ची मिट्टी के मकानों और गोलाकार गड्ढे वाले मकानों के साक्ष्य मिलते हैं। इसके बाद है दायमाबाद, यानी दायमाबाद ये महाराष्ट्र में है। दायमा और दायमा दोनों तरह से लिखा जाता है। यह स्थल परवरा नदी के तट पर स्थित है। यहां से तांबे की 4 प्रमुख वस्तुएं, रथ चलाते हुए मनुष्य, दूसरा हाथी, तीसरा सांड और चौथा गैंडा की आकृतियां प्राप्त हुई हैं। यहां से कलश सावधान के प्रमाण मिलते हैं। कलश घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण मिलता है। यह सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल है। इसके बाद है नौदा टोली, ये मध्य प्रदेश में है और इसका उत्खनन HD याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। तो नौदा टोली का उत्खनन किसने करवाया था? HD सांकलिया के द्वारा किया गया। यह मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर अवस्थित है और इस स्थल से चित्रित काले मृद भांड मिले हैं। इसके बाद है नेवासा, यह महाराष्ट्र में है। पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चौक निर्मित बर्तनों के प्रमाण मिलते हैं। इसके बाद है ताम्रवती, ये राजस्थान में है। यहां से प्राप्त काले मृद भांड सफेद रैखिक चित्रों से सजे हुए हैं। ठीक है, देखिए दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग पशुपालन और कृषि करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी, सुअर और भैंस रखते थे तथा हिरण का ये शिकार करते थे। ये लोग गेहूं और चावल उपजाते थे, गेहूं और चावल की कृषि करते थे। इन मुख्य अनाजों के अतिरिक्त वे बाजरे की भी खेती करते थे। वे मसूर, उड़द और मूंग आदि के अतिरिक्त कई दलहनी फसलें भी पैदा करते थे। ताम्रपाषाण युग के लोग प्रायः पक्की ईंटों से परिचित थे, यानी ये पक्की ईंटों से परिचित थे, इन्हें जानकारी था, परंतु इनका प्रयोग कभी कभी ही होता था। तो पक्की ईंटों से परिचित थे, इन्हें पक्की ईंटों के बारे में जानकारी था, परंतु इनका प्रयोग ये कभी कभी करते थे, तो ध्यान में रखना है। और अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अगर बात करें तो 200 जोरवे स्थलों में कितना 200 जोरवे स्थलों में गोदावरी के तट पर अवस्थित दायमाबाद सबसे बड़ा स्थल है। यह लगभग 20 हेक्टेयर में विस्तृत है, जिसमें लगभग 4000 लोग रह सकते थे। दायमाबाद की ख्याति अधिक संख्या में कांसे की वस्तुओं की उपलब्धि के लिए है। तो दायमाबाद किस लिए विख्यात है? तो यहाँ पे अधिक संख्या में कांसे की वस्तुओं की जो है प्राप्ति हुई है। पश्चिमी महाराष्ट्र में आरंभिक स्थल ताम्रपाषाण कालीन थे, जिनमें इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इनमें से याद रखिएगा, इसमें से जो है 100 से अधिक घर और अनेक कब्रें पाई गई हैं। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। महाराष्ट्र के लोग मृतक की अस्थियों को जो है कलश में रखकर अपने घर के फर्श के अंदर उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे। तो महाराष्ट्र के लोग क्या करते थे? मृत व्यक्तियों के अस्थियां जो थी इनको कलश में रखकर वे अपने जो है घर के फर्श के अंदर उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे। और मिट्टी की स्थिर मूर्तियों से प्रतीत होता है कि ताम्रपाषाण युग के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। तो ताम्रपाषाण युग के लोग किनकी पूजा करते थे? मातृ देवी की। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। ताम्रपाषाण के लोग वस्त्र निर्माण विधि से सुपरिचित है। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली में बनी मिट्टी की वृषभ आकृतियां यह सूचित करती हैं कि वृषभ यानी सांड धार्मिक पंथ का प्रतीक था। जो सांड थे ये धार्मिक पंथ का प्रतीक था। कैथा के एक घर में तांबे के 29 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियां पाई गई है। कैथा के एक घर में तांबे के कितने कंगन?
29 और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियां पाई गई है। गणेश्वर नामक स्थल विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह राजस्थान में खेतड़ी ताम्रपट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की समृद्ध खानों के निकट स्थित है। इस क्षेत्र में खुदाई में निकली तांबे की वस्तुएं जैसे तीर के नोक, बर्छे के फाल, बस्तियां, सेल्ट, कंगन, छेनी आदि हैं। गणेश्वर मुख्यतः हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था। गणेश्वर के लोग अंशतः कृषि जीवी और मुख्यतः शिकारी जीवी थे। गणेश्वर संस्कृति को प्राक हड़प्पाई ताम्रपाषाण संस्कृति कहा जा सकता है, जिसकी भित्ति पर परिपक्व हड़प्पाई संस्कृति खड़ी हुई। यहां से गैरिक रंगीन मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कायथा संस्कृति लगभग 2000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व हड़प्पा संस्कृति के समकालीन है। इसके मृद भांडों में कुछ प्राक हड़प्पाई लक्षण है, साथ ही इस पर हड़प्पाई प्रभाव भी दिखाई देता है। याद रखिएगा, नौदा टोली एरण और नागदा में पाई गई मालवा संस्कृति हड़प्पा संस्कृति से पृथक मानी जाती है। इसका समय है 1700 से 1200 ईसा पूर्व और अनेक प्रकार की प्राक हड़प्पाई ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान आदि प्रदेशों में कृषक समुदायों के प्रसार में प्रेरक सिद्ध हुई तथा इससे हड़प्पा की नगर सभ्यता के उदय के लिए अनुकूल अवसर उत्पन्न हुए। ताम्रपाषाण युग के कुछ कृषक समुदाय सिंध के बाढ़ वाले मैदानों की ओर बढ़े और काशी का तकनीकी ज्ञान प्राप्त किया और नगरों की स्थापना में ये सफल हुए। भारत के मध्य और पश्चिमी भागों में ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां 1200 ईसा पूर्व में या 1000 ईसा पूर्व आते आते लुप्त हो गई। केवल जोरवे संस्कृति 700 ईसा पूर्व तक जीवित रही। सोने के आभूषण केवल जोरवे संस्कृति में पाए गए हैं। तो सोने के आभूषण केवल जोरवे संस्कृति में पाए गए हैं, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, अगर देखा जाए तो प्रमुख जो ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां हैं, पहला है कैथा संस्कृति। कैथा संस्कृति अवधि है 2000 से 1800 ईस्वी पूर्व और क्षेत्र है चंबल नदी के क्षेत्र। इसके बाद है मालवा संस्कृति, इसकी अवधि है 1700 से 1200 ईस्वी पूर्व और क्षेत्र है नर्मदा नदी क्षेत्र। तीसरा है यानी थर्ड जो है आहार संस्कृति, इसका समय है 2100 से 1500 ईस्वी पूर्व और क्षेत्र है राजस्थान के उदयपुर। प्रभास संस्कृति, इसका समय है 2000 से 1400 ईसा पूर्व या ईस्वी पूर्व, जो इसका क्षेत्र है, याद रखिएगा, गुजरात का तटीय क्षेत्र। पांचवा है शावल्दा संस्कृति, समय है 2300 से 2000 ईस्वी पूर्व और क्षेत्र है महाराष्ट्र का धुलिया। रंगपुर संस्कृति, अवधि है 1700 से 1400 ईस्वी पूर्व और क्षेत्र है गुजरात का तटीय क्षेत्र। इसके बाद है जोरवे संस्कृति और अवधि है 1400 से 700 ईस्वी पूर्व और इसका जो क्षेत्र है महाराष्ट्र का दायमाबाद व इनाम गांव। लगभग 1200 ईसा पूर्व के बाद से पश्चिमी भारत और पश्चिमी मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण कालीन बस्तियों के लुप्त होने का कारण वर्षा की कमी मानी जाती है। ताम्रपाषाण अवस्था का महत्व क्या है? देखिए, ये लोग सूक्ष्म पाषाणों और पत्थर के अन्य औजारों के साथ साथ तांबे के भी कुछ औजारों का प्रयोग करते थे। इनमें से अधिकांश लोग तांबे को पिघलाने की कला जानते थे कि तांबे को कैसे पिघलाना है, किस तरह से किस सांचे में ढालना है। लगभग सभी ताम्रपाषाण समुदाय के लोग चाक पर बने काले और लाल मृद भांडों का प्रयोग करते थे। चित्रित मृद भांडों का सबसे पहले प्रयोग करने वाली इसी समुदाय के लोग हैं, जो खाना पकाने व खाने पीने और सामान रखने के लिए इन मृद भांडों का प्रयोग करते थे। सर्वप्रथम याद रखिएगा, सर्वप्रथम ताम्रपाषाण काल के लोगों ने ही प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गांव बसाए। ये पश्चिमी भारत में जौ, गेहूं और मूंग तथा दक्षिणी और पूर्वी भारत में चावल पैदा करते थे तथा इनके साथ साथ मांस मछली भी ये खाते थे। मध्य प्रदेश में कैथा और एरण तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद है। 100 की संस्कार विधियां भी भिन्न थी। महाराष्ट्र में मृतकों को उत्तर दक्षिण दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूरा पश्चिम दिशा में। पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण स्वाधान प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक स्वाधान का प्रचलन था।
ताम्रपाषाण संस्कृति मूलतः ग्रामीण संस्कृति थी। तांबा सीमित मात्रा में ही उपलब्ध रहता था। ये लोग तांबे में टीन को मिश्रित करके कांसा बनाना जानते थे। तो तांबे में टीने को मिलाकर मिश्रित करके इन्हें कांसे बनाना इनको मालूम था, जो तांबे से अधिक मजबूत और उपयोगी होता था। तो तांबे से भी ये अधिक मजबूत और उपयोगी होता था कांसा। ताम्रपाषाण युग के लोग लिखने की कला नहीं जानते थे और न ही वे नगरों में रहते थे। अधिकांश ताम्रपाषाण संस्कृतियां कालक्रम में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की है। ताम्र निधियां और मृद भांड अवस्था, देखिए 40 से भी अधिक ताम्र निधियां यानी ताम्र उपकरणों के जखीरे प्राप्त हुई हैं, जिनमें अंगूठी, सेल्ट, कुठारी, खड़ग, हारपून, सूल, आदमी जैसे मूर्तियां आदि वस्तुएं हैं। ये ताम्र निधियां पूरब में बंगाल और उड़ीसा से लेकर पश्चिम में गुजरात और हरियाणा तक तथा दक्षिण में आंध्र प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक के विशाल भूभाग में बिखरी पाई गई हैं। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है, जिसमें 424 तांबे के औजार और हथियार तथा 102 चांदी के पतले पत्थर यानी पतली सीट प्राप्त हुआ है। दक्षिण भारत लौह युग, इसके बारे में देख लेते हैं। दक्षिण भारत में लोहे का प्रयोग लगभग 1100 ईसा पूर्व के आसपास आरंभ हुआ। समय का यह अनुमान हल्लूर में प्राप्त वस्तुओं के रेडियो कार्बन विश्लेषण के आधार पर लगाया गया है। उत्तरी दक्कन यानी महाराष्ट्र में अनेक ताम्रपाषाण युगीन बस्तियां जैसे हल्लूर, पयमपल्ली आदि में ऐसी ही स्थिति थी। दक्षिण भारत में लौह युग का प्राचीनतम चरण टिकली हल और हल्लूर की खुदाई एवं संभवतः ब्रह्मगिरी के 100 दफनाने और गड्ढों के आधार पर निश्चित किया गया है। इन सौधान के गड्ढों में पहली बार लोहे की वस्तुएं, काले और लाल मृद भांड, फीके रंग के फीके रंगे भूरे और लाल मृद भांडों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। महापाषाणिक संस्कृति का आरंभ लगभग 1000 ईसा पूर्व माना जा सकता है। याद रखिएगा, महापाषाणिक स्थल दक्षिण भारत के साथ साथ उत्तर भारत व विदर्भ क्षेत्र में भी मिलते हैं। लेकिन जब इतिहास में महापाषाणिक संस्कृति का नाम आता है तो सामान्यतः उसका अर्थ दक्षिण भारत की महापाषाणिक संस्कृति से होता है। महापाषाण शब्द अंग्रेजी भाषा के मेगालिथ शब्द का हिंदी रूपांतर है। मेगालिथ शब्द दो शब्दों मेगा और लिथ से मिलकर बना हुआ है। मेगा व लिथ से। मेगा शब्द यूनानी भाषा के मेगास और लिथ शब्द यूनानी भाषा के लिथोस से निकला है, यानी इनसे उत्पन्न हुआ है। मेगालिथ का तात्पर्य बड़े बड़े प्रशस्तर खंडों से बनी कब्रों से है, स्मारकों से है। याद रखिएगा मेगालिथ का क्या अर्थ होता है। देखिए, अगर बात करें तो कर्नल मीडोज टेलर इन्होंने 1851 ईस्वी और 1862 ईस्वी में कर्नाटक राज्य के गुलबर्गा जिले में स्थित सोरापुर द्वाब क्षेत्र की महापाषाण कब्र या स्मारक के उत्खनन का विवरण प्रकाशित किया। पुरातत्वविद अलेक्जेंडर री ने इन्होंने 1899 ईस्वी से 1905 ईस्वी के मध्य तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में ताम्रपर्णी नदी के तट पर स्थित आदि चनलूर तथा 1904 ईस्वी से 1908 ईस्वी के मध्य पेरम्बूर में महापाषाण स्थल का उत्खनन कराया। पुरातत्वविद मार्टिमर व्हीलर इन्होंने 1947 ईस्वी में कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी का उत्खनन कराया। महापाषाण युगीन संस्कृतियां। महापाषाण से तात्पर्य उस काल से है जब मृतकों को आबादी क्षेत्र से दूर कब्रिस्तानों में पत्थरों के बीच दफनाया जाता था। दक्षिण भारत में दफन करने की इस तरह की जानकारी बड़ी संख्या में अनेक स्थानों जैसे महाराष्ट्र नागपुर के पास, कर्नाटक यानी मास्की, आंध्र प्रदेश यानी नागार्जुनी कोंडा और तमिलनाडु यानी आदिचनल्लूर और केरल में पाई गई है। भौतिक संस्कृति के बारे में अगर देखें तो पहला बर्तन। कब्रों की खुदाई से प्राप्त बर्तन काले और लाल मृद भांड है। विशिष्ट बर्तनों में छिछली, तस्तरी, प्याले, गहरे प्याले जो कि गोल आधार वाले तथा कोन के आकार वाले हैं। इनके ऊपर दस्ता तथा घुंडी वाले ढक्कन थे। बर्तन रखने के गोलाकार स्टैंड तथा गोल आधार वाले
पानी के बड़े मटके हैं। लोहे और अन्य धातुओं की वस्तुओं का जब विस्तार है, महापाषाण युग के सभी स्थलों, विदर्भ यानी मध्य भारत में नागपुर के समीप, जूना पानी से लेकर दक्षिण में आदिन याद रखिए आदि चनलूर तक लगभग 1500 किलोमीटर के क्षेत्र में लोहे की वस्तुएं समान रूप से पाई गई है। लोहे की विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे चपटी लोहे की कुल्हाड़ियां, जिसमें पकड़ने के लिए लोहे का जो है दस्ता होता था। तो चपटी लोहे की कुल्हाड़ियां जिसमें पकड़ने के लिए लोहे का दस्ता होता था। उभरे हुए चपटे के किनारे विभिन्न फावड़े, बेलचे, खुरपी, कुदाले, हंसिए, फरसे, फान, सब्बल, बर्छे, छुरे, छेनी अथवा बसूले, तिपाइया, बर्तन के स्टैंड, तस्तरियां, लटकाने वाले लैंप, कटारे, तलवारें जिनमें से कुछ के दस्तों में कांस के आभूषण जड़े हैं, तीर के फलक और बर्छे के फलक जिनके पात्र खोखले हैं। विशेषकर अगर बात करें तो विशेष अवसरों के लिए सीप जड़ी कुल्हाड़ियां, लोहे के त्रिशूल आदि हैं। धातु की अन्य वस्तुओं में सबसे अधिक संख्या में ताम्र एवं कांस की घंटियां पाई गई हैं, जो कि घोड़े अथवा गाय बैलों की घंटियों के रूप में इस्तेमाल की जाती रही होंगी। सोने अथवा अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के मनके भी इन स्थलों से प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा। और देखिए इसके बाद है समाधान विधियां। समाधान विधियां जो है, पहला विधि है आंशिक समाधान। आंशिक समाधान क्या है? महापाषाण संस्कृति में अधिकांश मृतकों का आंशिक समाधान किया जाता था। आंशिक समाधान मतलब दक्षिण भारत से मिली अधिकांश कब्रों में वयस्कों की केवल कुछ चुनी हुई हड्डियों को दफनाने के जो है प्रमाण मिले हैं, इन्हें कहते हैं आंशिक समाधान। इसके बाद है पूर्ण समाधान। देखिए नगा अर्जुनी, कोंडा, मास्की आदि चनलूर आदि से पूर्ण समाधान के उदाहरण मिले हैं। पूर्ण समाधान में मृतकों को पूर्व पश्चिम क्रम में जो है क्या किया जाता था, यानी सिर पूरब की ओर और पैर पश्चिम की ओर करके दफनाया जाता था। मृतक बच्चों को प्रायः पूर्ण रूप से बड़े बड़े घड़ों यानी कलशों में भरकर दफनाया जाता था, जिन्हें कलश समाधान भी कहा जाता था। इसके बाद है अंत्येष्टि सामग्री। अंत्येष्टि सामग्री के रूप में मिट्टी के बर्तन, लोहे के उपकरण आदि मिले हैं। अंत्येष्टि सामग्री या तो कब्र में शव के साथ रखी गई या कब्र के बाहर स्मारक के पास रखी गई है। इसके बाद इस पर आधारित जो पहला प्रश्न पूछा गया है, ताम्रपाषाणिक संस्कृति किससे कहते हैं? ताम्रपाषाणिक संस्कृति किससे कहते हैं? 4 ऑप्शन है, शुरू में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था। ताम्रपाषाणिक संस्कृति तांबे और पत्थर के औजार का प्रयोग एक साथ यानी एक युग में जो है हुआ, उससे कहते हैं ताम्रपाषाणिक संस्कृति। सेकंड प्रश्न है, ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां कहां कहां पाई गई हैं? ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां कहां कहां पाई गई हैं? तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में पश्चिमी भाग में, ठीक है। इसके बाद महाराष्ट्र और पूर्वी भारत यानी उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड नंबर है, ताम्रपाषाणिक बस्तियों की सबसे व्यापक खुदाई कहां हुई है? ताम्रपाषाणिक बस्तियों की सबसे व्यापक खुदाई कहां हुई है? इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र में। 4 नंबर प्रश्न संख्या 4, ताम्रपाषाणिक काल के लोगों ने पत्थर के जिन छोटे औजारों का प्रयोग किया वे हैं। ताम्रपाषाणिक काल के लोगों ने पत्थर के जिन छोटे औजारों का प्रयोग किया वे हैं प्रशस्तर के फलक। क्या है? प्रशस्तर के फलक, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 5, ताम्रपाषाण काल में निम्नलिखित में से कौन सा पशु पालतू नहीं था? ताम्रपाषाण काल में निम्नलिखित में से कौन सा पशु पालतू नहीं था? तो गधा। 6 नंबर है, ताम्रपाषाण काल में चावल, गेहूं, बाजरा, मसूर, उड़द तथा मूंग की खेती की जाती थी। इन सबके अवशेष किस राज्य में मिले हैं? ताम्रपाषाण काल में चावल, गेहूं, बाजरा, मसूर, उड़द तथा मूंग की खेती की जाती थी। इन सबके अवशेष किस राज्य में मिले हैं? तो महाराष्ट्र में। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, ताम्रपाषाण काल में लोग कपड़ा तैयार करते थे, इसका अवशेष कहां से मिला है? ताम्रपाषाण काल में लोग कपड़ा तैयार करते थे, वस्त्र तैयार करते थे, इसका अवशेष कहां से मिला है? तो महाराष्ट्र में। प्रश्न संख्या 8, ताम्रपाषाण काल के लोग शवों को किस तरह से दफनाते थे? ताम्रपाषाण काल के लोग शवों को फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे। कहां पर? फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में।
प्रश्न संख्या 9 है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबा का। प्रश्न संख्या 10 है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर किस ताम्र प्रसारण संस्कृति का विकास हुआ? पश्चिमी मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर किस ताम्र प्रसारण संस्कृति का विकास हुआ? तो याद रखिएगा, मालवा संस्कृति और कायथा संस्कृति, यानी दोनों सही है। 11 नंबर, निम्न में से किस संस्कृति को बनास संस्कृति कहते हैं? किस संस्कृति को बनास संस्कृति कहते हैं? तो आहार संस्कृति को बनास संस्कृति कहते हैं। 12 नंबर, तांबे के साथ साथ पत्थर के उपकरण के साक्ष्य अग्निकुंड के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तांबे के साथ साथ पत्थर के उपकरण के जो साक्ष्य हैं, अग्निकुंड के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो गेलुंड राजस्थान से। 13 नंबर है, मालवा संस्कृति की विशेषता क्या है? मालवा संस्कृति की जो विशेषता है, पहला है उच्च कोटि के मृद भांडों के साक्ष्य, चरखा व तकली के साक्ष्य, वृषभ पूजा के साक्ष्य। तीनों सही है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन सभ्यता के संदर्भ में डिस्कस करेंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग जो भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं टेलीग्राम क्विज सेक्शन में उसका प्रैक्टिस करते हैं, प्लीज आप लोग ज्वाइन कीजिए। और जिन लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में जो अपडेट है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो वहां पे जो है अपडेट कर दिया गया है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए।